हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के थर्ड लेक्चर में आ गए हैं और आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और उसको हम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में एलिमिनेशन मेथड और उसके बाद के लेक्चर में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे। आज का टॉपिक काफ़ी ईजी और अच्छा रहेगा। आई होप आपको समझ में आएगा। लास्ट तक बने रहें और देखते रहे वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना नया टॉपिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम अपने आज के लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन में पहला हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, जस्ट क्या नाम है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है हमें पता है। यहाँ भी हम जैसा मीनिंग है वैसा काम करेंगे। ठीक है, तो हम अब अच्छे से डिटेल में सब समझते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत ही इजी टॉपिक है ये। बाकी जो आगे दो है इससे तो इजी है। एक जो आगे अभी जो है वो भी इजी है, लेकिन एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको थोड़ा टफ लग सकता है, हल्का, लेकिन ये जो है काफ़ी इजी है, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये थ्योरी नहीं है कुछ, इसमें ये सॉल्यूशन है। हमें कैसे सॉल्यूशन निकालना हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ सकते हैं, और कोई हमारे पास ऐसे साधन नहीं है, कोई हमारे पास और उपाय नहीं है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल एक लेंगे, उसी से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझेंगे और हम आपको अच्छे से समझाएंगे, आपको समझ में आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, क्वेश्चन है, इससे हम समझेंगे पेयर हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे मैं लिखूंगा आपको वैसे लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एलियन इक्वेशन जो गिवन है वो हम एक लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, ये हमारा जो है उसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। और सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, जो हम शुरू से करते आ रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन तो हम पहले भी सॉल्व करते आ रहे थे। यहाँ पर अगर प्लस करते हैं और इसको काट देंगे तो हमें 2x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 9 यहाँ पे हमें इजीली मिल सकता है। लेकिन हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है वो हम समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करने की सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट करना, मतलब किसी का एक का वैल्यू इसमें से x प्लस वाई, तो कोई एक का वैल्यू x क्या या y का किसी एक का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे और यहाँ पुट करके हम x या y कोई भी वैल्यू एक निकाल लेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, जैसे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि x y को x इधर ही रखेंगे और y को हम इधर ले जाएंगे, x को इधर छोड़कर हम y को इधर ले जाएंगे, तो इधर क्या आ जाएगा 14 माइनस वाई। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x को हम y को हम इधर ले गए तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई हो जाएगा, और इसको हम इक्वेशन 3 मान लेंगे। ठीक है, ठीक है, इधर पुट वैल्यू ऑफ, पर इस इक्वेशन 3 मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, x यहाँ से हमने मान लिया, क्या है जो इक्वेशन था उसका कोई एक वेरिएबल को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे। ठीक है, राइट साइड ले गए और राइट साइड ले जाकर हमने x या y की कोई भी एक वैल्यू निकाली। जैसे यहाँ पर हमने x का वैल्यू निकाल लिया, अब इस x का वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब हम तो ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हमारे क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हम जब हमने x का वैल्यू सेकेंड में पुट किया तो क्या हो गया 14 माइनस वाई, और ये भी माइनस वाई और ये हमारा 4 हो गया। ठीक है, तो ये माइनस वाई क्या हो गया -2y। तो यहाँ से 14 -4 इधर से हम इस साइड ले जाएंगे और -2y को इधर ले गए तो +2y हो गया। तो यहाँ क्या हमारा 2y इज इक्वल टू आया हमारा 10, तो y इज इक्वल टू हमारा 5 आया आंसर। ठीक है, समझ में आया।
एक बार और मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि दो इक्वेशन दिया रहेगा हमको, हमें कोई एक वैल्यू हम लेंगे, ठीक है। दो इक्वेशन दिया रहेगा, कोई हम एक वैल्यू लेंगे और x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हमारा दो इक्वेशन है। तो कोई एक इक्वेशन हमने यहाँ पे जैसे को उठा लिया, वहाँ से एक इक्वेशन उठाकर हम इससे एक कोई भी एक वेरिएबल को राइट साइड ले जाएंगे कि x हो या y हो, कोई भी एक को हम राइट साइड ले जाएंगे तो हमें x का वैल्यू या y का वैल्यू कहीं मिल जाए। जैसे कि हमें यहाँ पर x का वैल्यू मिल गया, फिर उस x का या y का वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, या तो हम यहाँ सेकेंड इक्वेशन से भी कर सकते हैं, कोई इसमें नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पर फर्स्ट से किया, यहाँ पर फिर हम जो x का वैल्यू हमें निकला वहाँ पर मैंने हम सेकेंड इक्वेशन में पुट किया। जब सेकेंड इक्वेशन में पुट किया तो मैंने देखा कि एक वेरिएबल हट जाएगा, सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा। जब एक वेरिएबल बचेगा तो हम आसानी से वो वैल्यू निकाल सकते हैं जो हमें निकालना है। तो हमें समझ में आ गया कैसे करना है। y इज इक्वल टू 5 हो गया, और फिर सिंस हमें फ्रॉम 1 की इक्वेशन क्या था हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, कुछ नहीं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 था, ठीक है। और x कितना आया हमारा, y कितना आया, x प्लस 5 इज इक्वल टू 14। तो हमें x क्या मिल जाएगा यहाँ से, तो हमें x जो मिला वो हो गया हमारा 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। समझ में आया कि दो लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है। उससे हम किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे x का या y का, उस वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे और वहाँ से हम y या x का कोई एक वैल्यू निकालेंगे। फिर उस वैल्यू को हम किसी दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे और वहाँ से हम x या y का वैल्यू, बाकी जो x या y जो वेरिएबल बच जाएगा उसका हम वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आएगा, काफ़ी ईजी टॉपिक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है। एक एग्जाम्पल में और लूँगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। बस हमें सब्स्टिट्यूशन नाम है, सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, एक इक्वेशन से उठाकर दूसरी इक्वेशन में पुट करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। अब हमने सेकेंड इक्वेशन लिया है, ठीक है, और वो हम देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल लिया है, ये भी उसी टाइप से बनाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके। वही सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं तो हम वही यूज करेंगे, ठीक है। अगर एग्जाम में आप जाएंगे तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं अनटिल जब आपको तब तक दिया ना हो, कोई मेंशन ना किया हो कि हमें ये सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर नहीं दिया तो हम कोई मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं, ठीक है। जैसा कि लीनियर इक्वेशन तो दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन जो पहले लिखे थे वो लिखने से अच्छा है कि हम यहीं पर 1 इसको मान लेंगे और इसको हम 2 मान लेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 है ये, इक्वेशन 2, ठीक है। एग्जाम में ऐसा नहीं करेंगे, एग्जाम में हमें लिखना होगा, ठीक है। तो जैसे कि फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन से 2x √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि 2x या कोई भी एक का वैल्यू, जैसे कि हम 2x को ही करते हैं तो √2x को इधर छोड़ देंगे और 0 है तो इस साइड हम ले गए तो क्या हो गया, माइनस ऑफ √3y, ठीक है। ये हमें मिल गया यहाँ से। अब हम क्या करेंगे कि √2 को भी इधर लेंगे, तो हमें कोई एक वेरिएबल का वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हमें यहाँ पर आगे प्रोसीड करेंगे और √x को यहीं रखकर हम माइनस √3/√2 इज इक्वल टू y लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। क्या करेंगे कि √2x से प्लस √3y है, उसको हम कोई एक वैल्यू को लेफ्ट राइट साइड ले गए तो ये माइनस √3y हो गया, 3y हो गया। और यहाँ से फिर हमें √2x इस लेफ्ट साइड में बच रहा है, तो क्या करेंगे, √2 को भी हम राइट साइड में बाई में ले जाकर हम डिवाइड कर देंगे √3 से, ठीक है। तो √3 √2 दोनों नीचे हो गया, ये हो गया मतलब x इज इक्वल टू √3/√2y हो गया, हमें एक वैल्यू मिल गई ना। अब हम x का वैल्यू पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 2, ठीक है। अब हम x का वैल्यू, इस x का वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे और हमें क्या मिलता है वो हम देखते हैं। सिंस √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ये हमें मिला है
ठीक है। तो √3 तो रहेगा और x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, -√3/2। तो -√3/√2y इज इक्वल टू -√8/y इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमें समझ में आ गया। इतना करना नहीं, हमें बस इतना पता चल जाएगा कि हमें x और y का वैल्यू निकाल लेना है, उसके बाद हमें सब्स्टिट्यूट कर लेना है वैल्यू को। ठीक है, आगे हमें क्या होगा कि इस टाइप का नहीं मिलेगा, हो सकता है हमें हो सकता है कि ज़्यादातर चांस रहेगा कि हमें ये मिलता है कि वैल्यू वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा और उससे हमें इक्वेशन बनाना रहता है। इतना ईजी तो नहीं दिया जाएगा ना, क्योंकि ये तो ईजी है और इस वर्ड प्रॉब्लम से हमें सॉल्व करना रहता है। वर्ड प्रॉब्लम हम करेंगे, 2-3 वर्ड प्रॉब्लम भी करेंगे, इससे हमें पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते। तो यहाँ पर हमने √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -3/√2y इज इक्वल टू -8√y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये √2 को हम इधर ले जाएं फ्रैक्शन दोनों में। ठीक है, आता है ये तो 3 -3y -√2 और √8 को मल्टीप्लाई करेंगे बाई y, ये हमारा फ्रैक्शन में आ जाएगा, जिसको हम इधर ले जाएंगे तो बाद में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे देखेंगे √2 और √8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, √16 मिलेगा ना। तो यहाँ से -3y और -√16y इज इक्वल टू 0, ये जो था इससे ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। √16 का वैल्यू 4 आएगा, तो क्या होगा, -3y प्लस 4y इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया। और तो फिर यहाँ से 3y माइनस 7y इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y हमारा क्या आएगा, वो भी 0 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें हमें बस सब्स्टिट्यूट कहीं सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना ही रहता है हर जगह। ठीक है, हमें समझ में आ गया है कैसे होगा। और हम इसी वैल्यू को y को x में पुट कर देंगे कहीं भी, तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, x को निकालते हैं। अब हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, तो पता है कि पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या है हमारा, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो √2x तो इसी तरह रह जाएगा, लेकिन √3y में क्या करेंगे, √3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो √2x इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमारा x भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया, ये दो वैल्यू आ गया x और y का। तो क्वेश्चन इजी आएंगे, सब्स्टिट्यूट बट करना रहेगा सिर्फ, हमें समझ में आ गया होगा। दो इक्वेशन दिया रहेगा, उसके एक इक्वेशन की मदद से x और y का वैल्यू निकाल लेंगे और उस x और y वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करके कोई एक वैल्यू x या y निकाल लेंगे और फिर वहाँ से y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख के x या y का किसी का वैल्यू इक्वेशन में पुट करके बाकी जो रिमेनिंग वैल्यू रहेगा x या y में से कोई एक निकाल लेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये भी जैसा पिछला 2 क्वेश्चन था, सेम वैसा ही ये भी क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में कोई डिफरेंट नहीं, कोई अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्वेश्चन यही मिलेगा इस टॉपिक के। ये टॉपिक या आगे दो टॉपिक है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं रहता है, एक ही टाइप का क्वेश्चन रहेगा। वर्ड प्रॉब्लम भी रहेगा तो हम इक्वेशन बना लेंगे, तो वहाँ से बस एक ही काम करना है और यहाँ से भी हमें एक ही काम करना है। ठीक है, लेकिन मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, तो सबसे पहले हम इसको 1 और इसको 2 मान लेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम x या y को किसी का एक वैल्यू निकाल लेंगे, तो 0.2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1.3। तो यहाँ से हम
x को इधर रखेंगे और y को इधर ले जाएंगे, राइट साइड में ले जाएंगे। तो क्या होगा 1.3 माइनस 0.3y, ठीक है। और फिर 1 2 को हम इसको फ्रैक्शन में लगा देंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा 1.3 माइनस 0.3y इज इक्वल टू 0.2 हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y बाई 0.2, ठीक है। समझ में आ गया कैसे होगा, क्योंकि ये हमारा इक्वेशन था। फिर 1 - 3 इधर लेंगे, 0.2 को नीचे लगा देंगे। नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब x का वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x का वैल्यू हमारा इक्वेशन क्या है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ठीक है। तो 0.4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1.3 माइनस 0.3y बाई 0.2, ठीक है। और यहाँ हमारा प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ठीक है। हमने यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर दिया है। अब हम क्या करें, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि 0.2 से 0.4 2 बार में कट जाएगा। 0.4 से यहाँ पर हम 0.2 से 0.4 2 बार में काट देंगे, तो क्या होगा फिर देखते हैं। फिर 2 को 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 को 1.3 और माइनस 0.3 से 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमें देखते हैं 2 को 1.3 से करेंगे तो क्या होगा 2.6। 2 को 1.3 से करेंगे तो 2.6 हो जाएगा, और 2 को माइनस 0.3 से करेंगे तो ये 0.6 हो जाएगा, ठीक है। 0.6y और यहाँ हमारे पास क्या रहेगा 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ठीक है। और इन दोनों का सम माइनस होगा, ठीक है। तो 0.6 और 0.5 को माइनस करेंगे तो 0.1 मिलेगा, और 2.6 अब ये सही रहने देते 1 मिनट। 2.6 माइनस 0.1y और यहाँ से 2.3 0.1 माइनस क्यों होगा, क्योंकि ये बड़ा है, पता है 0.6 0.5 से बड़ा, इसलिए हम लेंगे, ठीक है। तो अब हम 2.6 इधर है तो क्या करेंगे कि 2.3 को हम यहाँ ही राइट साइड लाएंगे, लेफ्ट साइड लाएंगे, और 0.1 को राइट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ से हमें 0.3 मिलेगा और यहाँ हमें 0.1 मिलेगा, ठीक है। और तो फिर y इज इक्वल टू 0.3 बाई 0.1, पॉइंट हट गया, देयरफॉर y इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 3। समझ में आया y3 कैसे आएगा, देख सकते हैं। पहले हम x का वैल्यू यहाँ से निकाल लिए, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पर करने पे 0.2 0.4 से 2 बार में कट जा रहा है, और आगे बढ़ देख सकते हैं 0.5y इज इक्वल टू 3। यहाँ से हमें 2.6 माइनस 0.65 प्लस 0.5y, तो इन दोनों को माइनस करें तो 0.1y मिलेगा इज टू 2.3। इस तरह 2.6 माइनस 2.3 इज इक्वल टू 0.1y। समझ में आ रहा होगा, सर इतना तो बताने की जरूरत नहीं। तो यहाँ से हमें y का वैल्यू क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। अब हम x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। कोई में पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा, तो 0.2x तो ऐसे ही रहेगा, 0.3y इज इक्वल टू 0.13, तो 0.2x और 0.3 की जगह पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे y के जगह पे, तो यहाँ में 1.3 मिलेगा। तो यहाँ से 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.9, क्योंकि ये 9 हो जाएगा, 0.3 इंटू 3 करेंगे, फिर जब माइनस करेंगे तो 0.4 मिलेगा, ठीक है। सॉरी, तो 0.2x
इज इक्वल टू 0.4, तो x का वैल्यू क्या हो गया 0.4 बाई 0.2, तो यहाँ से x का वैल्यू 2 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ही बन जाएंगे। ठीक है, अब आगे एक और क्वेश्चन हमने एक क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इजी टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 में शायद या 3.1 का कराया था फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में। ठीक है, क्वेश्चन उसी टाइप का है, इजी क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज समझना है, उसके बाद आप खुद बना देंगे। ठीक है, चलिए आपको मैं इसको इस क्वेश्चन को डिटेल में समझाता हूँ, लैंग्वेज से समझाता हूँ और इक्वेशन फॉर्मेट करना भी सिखाता हूँ कि कैसे इक्वेशन आप फॉर्म करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 ईयर हेंस, आज हेंस मतलब आज से 5 साल पहले, ठीक आगे। ठीक है, 5 ईयर हेंस मतलब आज से 5 साल पहले द एज ऑफ जैकब, ठीक है, एक जैकब नाम का आदमी है जिसका एज है उस 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, मतलब कि एक जैकब नाम का इंसान है जो आज से 5 साल बाद अपने बेटे से 3 गुना बड़ा हो जाएगा। अगर उसका बेटा 5 साल का होगा तो ये 15 साल का हो जाएगा 5 साल के बाद। ठीक है, आज से 5 साल बाद का बात कर रहे हैं। ठीक, 5 ईयर एगो, ठीक है, आज से 5 साल पहले जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, और आज से 7 साल पहले जैकब का जो एज है वो अपने बेटे के 7 टाइम है। मतलब अगर बेटा का एज 7 साल है तो जैकब का एज 49 था। ठीक है, ये आज से 7 साल पहले का खेल है, तो हमको दोनों का प्रेजेंट एज बताना है। ठीक है, जैकब और उसके सोन का, उसके बच्चे का हमें क्या बताना है, प्रेजेंट एज बताना है। कैसे बनाएंगे, सबसे इक्वेशन पहले हम बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज, let the present age of Jacob be x। ठीक है, और इसके son का y मान लेंगे। ठीक है, उसके बच्चे का y मान लेंगे। ठीक ठीक, अब आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 ईयर हेंस, ठीक है, एज आज से 5 साल पहले, 5 साल बाद, मान लीजिए आज आपका एज 10 साल है तो 5 साल बाद कितना होगा, 15 होगा। तो आपने क्या किया है, 15 बताने के लिए आपने 10 में 5 ऐड कर दिया है। इसी तरह अगर जैकब और उसके बच्चे का एज x और y है आज, तो आज से 5 साल बाद क्या होगा, x प्लस 5 और y प्लस 5। तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे कि एज ऑफ जैकब आफ्टर 5 ईयर क्या होगा, x प्लस 5 और उसके बच्चे का जो एज होगा वह हो जाएगा y प्लस 5। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि जो जैकब का एज था उसके बच्चे से 3 टाइम्स था। ठीक है, तो हमें दोनों का इक्वेशन को बराबर करना है, इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन हमें मिल रहा है, दो कंडीशन मिल रहा है, हम दोनों को इक्वल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं ये करेंगे, तो x प्लस 5 को और y प्लस 5 को हम इक्वल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यही काम करेंगे, दोनों को हम इक्वल करेंगे और हम कंडीशन पढ़ेंगे। कंडीशन में क्या कहा गया कि जैकब का जो एज है उसके बच्चे से 3 टाइम बड़ा है, 3 टाइम ज़्यादा है। ठीक है, तो 3 टाइम ज़्यादा है मतलब इसका ज़्यादा है, और इन दोनों को, ये दोनों ही बराबर नहीं है, हमें इसको और इसको बराबर करना है। अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं जैकब के एज में, तो जैकब तो और बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमें जैकब बराबर करना है इक्वेशन, और हमें पता है 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, मतलब 3 गुना वो बड़ा है अपने बच्चे से, अपने बच्चे से 3 टाइम्स बड़ा है।
ठीक है। तो जब बच्चे से 3 टाइम बड़ा है तो बच्चे को एज में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमको याद रखना, इसमें मिस्टेक नहीं करनी। मिस्टेक इसमें होता है क्या, जैकब के साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं बहुत बच्चे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है कि x + 5 हमें उसके बच्चे के एज के साथ बराबर करना है, इक्वल करना है। इक्वल हम तभी कर सकते हैं जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3 टाइम दैट ऑफ इज सन, मतलब 3, तब ये जाकर इन दोनों का एज बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या बोल रहा है 3 टाइम्स दैट ऑफ इज सन, ठीक है, सन का एज ये है और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमें पता चल गया कि क्या ये कितना एज होगा। ठीक, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन होगा। अब इससे हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, x + 5 = 3y + 15 क्या होगा, x - 3y = 10। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन कैसे मिला समझ में आ गया। हमें बस लैंग्वेज पकड़ना है, लैंग्वेज पकड़ लेंगे तो हमें आसानी से मिलता जाएगा। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गया x - 3y + 10। ये हो गया हमारे फर्स्ट कंडीशन। अब देखते हैं आगे ना क्या है, 5 ईयर्स एगो, आज से 5 साल पहले, 5 ईयर्स एगो। तो ये जो फिर से वही लिखेंगे, अगर आज आपका एज 20 साल है तो आज से 5 साल पहले कितना होगा, 15 होगा। तो आपने क्या किया, 20 में 5 माइनस कर देते। इसी तरह जगह जैकब और उसके बच्चे का एज x और y है आज, तो आज से 5 साल पहले x - y और y - 5 होगा। ठीक है, तो जैकब बिफोर 5 ईयर्स और उसके बच्चे का 5 ईयर्स पहले क्या होगा, x - 5 और y - 5। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो ये क्या है, जैकब का जो एज है वो उसके बच्चे से 7 टाइम्स बड़ा है, मतलब कि 7 टाइम्स बड़ा होगा। तो 7 हम y में मल्टीप्लाई करें, मतलब एज जो होगा उसके बच्चे का एज जो है उससे 7 गुना उस टाइम वो बड़ा है। ठीक है, तो सिंस x + 5 इसी पिछले क्वेश्चन की तरह ही 7 उसके बच्चे के एज में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इन दोनों का एज फिर बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। x + y कितना होगा, x + 5 7y + 35 क्या होगा, x - 7y = 30। ठीक है, x - 7y = 30, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। समझ में आ गया। अब हम कैसे बन गया समझ में आ गया ना, क्योंकि जो 5 साल पहले 7 साल मतलब 7 टाइम्स और एज ऑफ इट्स सन है। ठीक है, तो इसको हम बराबर करके इक्वेशन बना लिए दूसरा। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, 1 इक्वेशन क्या था हमारा, x - 3y, आप नोट करते चलेंगे, x - 3y = 10। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे 10 + 3y। ठीक है, इसी x का वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 सिंस x - 7y = 30। x का वैल्यू क्या है, 10 + 3y - 7y = 30। तो ये 3y - 4y हो गया, -4y और 30 - ये 10 इधर चल जाएगा, 13 - 10। ठीक है, x - 7y, x का वैल्यू हमने 10 + 3y डाल दिया तो यहाँ से -4y मिला, इधर 30 - 20 हो गया। तो यहाँ से हमें y - 4y = 20, तो y हमें क्या मिल गया, -5।
ठीक है। ये एज है तो निगेटिव तो होगा नहीं, समझ में आ रहा है। ये हो गया हमारा एज y इज इक्वल टू -5 तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। -5, 1 मिनट हम चेक करते हैं। हमसे एक सिली मिस्टेक हो गया है, उसको हम सही करते हैं। ये होता है, ठीक है, आप उसको सही कर लेंगे। हमने यहाँ क्या लिखा है, x - 5 y - 5। हमने यहाँ क्या लिखा है, x + 5 होगा, प्लस थोड़ी ना, माइनस हमें लेना है। ये हल्का मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे जो हमें इक्वेशन मिलेगा वो कुछ दूसरा मिलेगा। तो अब देखते हैं 7 - 35 तो माइनस इधर आएगा, तो x - 7 y ही होगा। लेकिन अगर -5 इधर जाएगा तो ये हमारा -30 हो जाएगा, यहाँ पे -30 होगा। तो जब हम इसका वैल्यू यहाँ से क्या निकालें, x - 30 होगा। और ये हमारा इक्वेशन 1 से जो वैल्यू आया है कितना आया है, x = 10 + 3y। तो यहाँ पर हम सिंपली उसको x - 7y ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे -30 हो जाएगा, देखेंगे। और यहाँ पर 10 + 3y - 7y सब सही रहेगा, यहाँ पर बस -30 हो जाएगा, ठीक है। और ये -30 फिर यहाँ भी हो जाएगा, तो ये जाकर हमारा यहाँ पर -40 आ जाएगा। क्या आएगा, -40। चलिए फिर से देखते हैं, हल्का सा मिस्टेक हो गया, मैंने यहाँ पर x प्लस ले लिया, x माइनस होगा एक्चुअली। तो -4y इज इक्वल टू -40। तो यहाँ से हमें क्या हो गया, y इज इक्वल टू 10 ईयर मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बच्चे का एज क्या होगा, प्रेजेंट एज 10 साल होगा। तो उसके पापा का एज कितना होगा, मम्मी कितना, पुट y इज 10 इन इक्वेशन 1। फिर हम इस y का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, सिंस x - 3y इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो x का वैल्यू तो आया नहीं है, x - 3 × 10 इज इक्वल टू 10। तो x हमें कितना मिल गया, 30 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 30 + 10। तो कितना हो गया, x इज इक्वल टू 40 ईयर्स, ठीक है। समझ में आया। वो वहाँ पर मेरे से हल्का सा मिस्टेक हो गया था, इसलिए वो आंसर सही नहीं आ रहा था, अब सही आ गया है। x का वैल्यू जो होगा 40 हो जाएगा और y का वैल्यू 10 हो जाएगा, मतलब उस जैकब का एज 40 साल हो जाएगा और उसके बच्चे का एज 10 साल ही रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया, कैसे होगा पूरा अच्छे समझ में आएगी। मैंने इक्वेशन बना दी तो मेरे से मिस्टेक हो गया, आपसे नहीं होगा। आप अगर अच्छे से ध्यान से करेंगे तो इसको ध्यान देने से मिस्टेक होते रहते हैं इक्वेशन में, जब हमें वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो, ठीक है। तो जैकब का एज कितना है, 40 साल, और उसके बच्चे का 10 साल है, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब हम आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हमने एक और क्वेश्चन लिया, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, एनसीईआरटी का है, ठीक है। इसको समझते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको अच्छा लगेगा सॉल्व करने में, ठीक है। समझाते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर फॉर अ डिस्टेंस कवर, ठीक है। एक कोई जगह है, शहर है, इसमें टैक्सी चार्ज जो है उसका एक फिक्स चार्ज होता है, ठीक है। उसका एक फिक्स चार्ज होता है और उसके अलावा उसके साथ साथ पर किलोमीटर के हिसाब से भी पैसे लगते हैं, ठीक है। डिस्टेंस कवर भी लगता है, ठीक है, मतलब कि कितने डिस्टेंस में कितना रुपये लगेगा वो भी एक होता है, ठीक है। और इसका फिक्स चार्ज भी होता है भी, मतलब मान लो हमें कहीं जाना है
मान लो हम दिल्ली में ही दिल्ली से मुंबई गए तो वहाँ का फ़िक्स चार्ज मान लेते हैं 10 रुपये एक फ़िक्स चार्ज, वो 100% लगेगा ही लगेगा। मान लेते हैं उन दोनों के दिल्ली मुंबई के बीच 10 किलो, ऐसा होता नहीं है लेकिन मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो 10 किलोमीटर का अलग चार्ज लगेगा पर किलोमीटर, और एक फ़िक्स चार्ज लगेगा 10 रुपये 20 रुपये जितना भी हो, एक फ़िक्स चार्ज अलग से लगेगा। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि एक शहर है जिसमें टैक्सी चार्जेस एक फ़िक्स चार्ज है, वो फ़िक्स चार्ज मतलब फ़िक्स इतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। 50 किलोमीटर भी चल जाओ, 100 किलोमीटर भी चल जाओ, आपका वो फ़िक्स चार्ज इतना लगेगा। और उसके अलावा कि आप उस हर पर किलोमीटर पर एक मतलब एक चार्ज लगेगा, कोई भी कितना भी हो सकता है, वो पर किलोमीटर पे लगेगा। समझ में आ रहा है? मतलब कि हम एक तो आपको 10 रुपये मान ले फ़िक्स चार्ज है तो आपको देना ही देना है। उसके अलावा अगर 5 रुपये प्रति किलोमीटर लगता है तो आपको हर किलोमीटर पे देना चाहिए, 1 हो 2 हो 3 हो कितना भी हो, आपको ये देना है। ठीक है। तो मैं पहले लिखता हूँ, समझाता हूँ, बनाता हूँ, तो आपको समझ में, सॉल्व करते जाऊँगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि हम एक फ़िक्स चार्ज मान लेंगे। ठीक है, कोई फ़िक्स चार्ज मान लेंगे। मान लेते हैं फ़िक्स चार्ज हमारा y है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा फ़िक्स लेट द फ़िक्स चार्ज भी x। ठीक है, फ़िक्स चार्ज को हम ₹x मान लिए, और एंड चार्ज पर किलोमीटर भी ₹y। ठीक है, फिक्स चार्ज x हो जाएगा और प्रति किलोमीटर हम ₹y मान लेंगे। ठीक है, इतना हमें लगेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर का डिस्टेंस के लिए हमें 105 रुपया दिया जा रहा है। चार्ज पर किलोमीटर जो आ रहा है वो 10 किलोमीटर का आएगा। ठीक है, और हमें उसके लिए 105 रुपया देना है, और उसमें फ़िक्स चार्ज भी इंक्लूड है। तो हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स जो होगा हमारा फ़िक्स चार्ज होगा, मतलब एक्स चेंज नहीं होने वाला, चाहे कितने किलोमीटर भी हम चले जाएँ, एक्स हमारा फ़िक्स चार्ज तो रहेगा ही रहेगा। और प्रति किलोमीटर 10 रुपया लग रहा है, प्रति किलोमीटर 10 रुपया ₹y लग रहा है, और हमें 10 किलोमीटर जाना है। प्रति किलोमीटर हमारा ₹y लग रहा है और हमें 10 किलोमीटर जाना है, तो हमारा होगा x प्लस 10y, मतलब ₹x लगा हमारा फिक्स चार्ज, और 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से हमें लग रहा है ₹y, तो हमें 10y हो गया। ठीक है, तो x प्लस 10y, और टोटल हमें लग रहा है 105 रुपया। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, समझ में आया? बहुत ईजी क्वेश्चन है, समझिए तो 4 लाइन का 5 लाइन का क्वेश्चन है ज़्यादा से ज़्यादा। एंड फिर चलता है 15 किलोमीटर तो 155 रुपया लेता है। 15 मीटर चलता है तो 55 रुपया लेता है। तो 15 किलोमीटर का भी एक फिक्स चार्ज होगा और एक प्रति किलोमीटर होगा, पर किलोमीटर ₹y होगा, मतलब 15y। 15 किलोमीटर का एक हो गया चार्ज, एक तो फिक्स चार्ज और एक 15 किलोमीटर जो चल रहे हैं उसका चार्ज वो लगेगा। उसके लिए हम कितना पेड कर रहे हैं, ₹155। ठीक है, इक्वेशन मेरा बन गया। काफ़ी इजी था, समझ में आ गया होगा। एक फिक्स चार्ज ऐसा क्वेश्चन आता है, ये आपको इसको ध्यान देना, एक फिक्स चार्ज और एक पर किलोमीटर चार्ज, वो हो गया हमें। ठीक है, तो 2 इक्वेशन बना लिए हमने, x प्लस 10y इक्वल टू 105 और x प्लस 15y इक्वल टू 155। ठीक है, हम देखते हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, तो x का वैल्यू हो जाएगा 105 माइनस 10y। समझ में आ गया? पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, वैल्यू पुट करेंगे। समझ में आ रहा है? इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, ये एक फिक्स चार्ज है तो इसको हम ₹x मान लिया, और पर किलोमीटर लग रहा है तो ₹y मान लिया। और एक बार में 10, पहली कंडीशन में 10 किलोमीटर जा रहा है, दूसरी कंडीशन में 15 किलोमीटर जा रहा है। पहले में जा रहा है तो 105 रुपये ले रहा है, दूसरे में जा रहा है तो 155 रुपया ले रहा है। ठीक है,
तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन 2 हो गया, तो सेकेंड में पुट करेंगे तो क्या होगा 105। पहले इक्वेशन देख लेते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या था, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ये हो गया। इसमें हमको x का वैल्यू पुट करना है, तो x का वैल्यू पुट करेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ठीक है, समझ में आ गया, ये हो गया हमारा। फिर इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 100, अब देखते हैं वैल्यू अपनी पुट करेंगे। अब 10 में से 15 घटाएंगे तो 5 बचेगा और 105 को हम राइट साइड ले जाएंगे, तो यहाँ हमारा 5y और यहाँ 155 माइनस 105 तो क्या होगा 50। तो यहाँ से y का जो वैल्यू मिलेगा हमें 50/5, तो ये हो गया हमारा 10। देयरफॉर फिक्स चार्ज जो हो गया हमारा ₹10, फिक्स चार्ज हो गया हमारा ₹10, ये हमारा फिक्स चार्ज हो गया। अब हम देखते हैं इस वैल्यू को हम पुट करते हैं दूसरे इक्वेशन में। पुट वैल्यू ऑफ y इन 1, फिर 1 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो x प्लस 10y इज इक्वल टू ₹105। ठीक है, 10 रुपया फिक्स चार्ज आ रहा है, सॉरी ये तो पर किलोमीटर हो गया ना, चार्ज पर किलोमीटर आ रहा है 10 रुपया, तो x हो गया 10 × 10 इज इक्वल टू 105। तो हमारे फिक्स चार्ज कितना हो गया 105 माइनस 100 इज इक्वल टू ₹5 फिक्स चार्ज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये फिक्स चार्ज x था और एक था y, मतलब ऐसा होता है किसी किसी जगह में फिक्स चार्ज हमारा एक लगता है 5 रुपये, वो आपको देना ही है। आपसे 1 किलोमीटर लगे जाएंगे तो 5 रुपये हम आपसे लेंगे, और अलग से 10 रुपया इंटू 1 मतलब 10 रुपया लेंगे 1 किलोमीटर जाने का, तो आपसे हम 15 रुपया लेंगे, ये कहने। ठीक है, क्वेश्चन में ये था, समझ में आ गया होगा कैसे करना है। पहले हम इक्वेशन बना लेंगे, उसके बाद इजीली सॉल्व हो जाएगा। याद रखना है फिक्स चार्ज होगा तो ₹1 मान लेंगे उसको, और पर किलोमीटर का y मान लेंगे, और इसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है, बाकी हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिया, एक क्वेश्चन और लूँगा, उसके बाद इस लेक्चर को एंड करूँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन और। एक क्वेश्चन और लिया हमने, NCERT का ही है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हम बोर्ड के लिए जा रहे हैं तो NCERT इनफ होता है, और NCERT प्लस RS वगैरह कर ले तो और अच्छा है। RS वगैरह के भी क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, अगर RD शर्मा के भी बन जाएंगे, अगर आप एक्स्ट्रा कोई बुक रखें उसका बन जाएगा, जितना मैं आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है, NCERT पे भी बेस्ट क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन है कोई बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर। एक फ्रैक्शन है जो 9/11 हो जाएगा, कब, जब इसमें हम उस फ्रैक्शन में 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड कर दे रहे हैं तो। ठीक है, और एक फिर दे रहा है कि फिर 3 अगर हम ऐड करते हैं दोनों में तो तब इक्वेशन 5/6 बन जा रहा है। तो हमें बताने को फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या मानेंगे, लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बी x एंड y। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है जो वो x और y बन जा रहा है, कब, जब, ठीक है, एक है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो होगा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y। ये हो गया x/y हो गया हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम कंडीशन चलते हैं।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले क्या करें, इफ 2 इज एडेड टू बोथ, अगर जब हम x में 2 ऐड करें, अब समझ में आ गया होगा हमें करना क्या है इक्वेशन में। काफ़ी मैंने क्वेश्चन टाइप करा थी, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर जब हम x में 2 ऐड करेंगे और y में 2 ऐड करेंगे, ठीक है, तो भी तब ये इक्वेशन जो है 9/11 बन जा रहा है। जब हम इक्वेशन x/y में 2 ऊपर और 2 नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड कर रहे हैं, तो इक्वेशन जो हमारा 9/11 बन जा रहा है। तो फिर क्या करेंगे, x + 2 × 11 इक्वल टू 9 × y + 2, दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद इसको तोड़ेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 11x - 9y, अभी कर देते हैं 9y, ये 22, ये 18 - 22 विच इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये -4 हो जाएगा। तो हमें एक इक्वेशन ये मिल गया, समझ में आ गया। एक फर्स्ट इक्वेशन हमें यहाँ मिल गया। एंड सेकेंड इक्वेशन कंडीशन में क्या कह रहा है कि जब हम x + 3 करेंगे और y + 3, मतलब न्यूमरेटर में भी 3 और डिनोमिनेटर में भी 3 करेंगे, तब जो हमारा इक्वेशन है वो 5/6 हो जा रहा है, ठीक है। तो x + 3 और y + 3 इंटू, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x + 18 फिर 5y + 5 3 × 15, ठीक है। तो ये हो गया 6x + 18 इक्वल टू 5, इधर आ जाएगा तो 6x - 5y और 15 है, इधर जाएगा तो -18 मतलब -3। ये हमें एक सेकेंड इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। हमने 2 इक्वेशन बना लिया। हमें कंडीशन जो दिया था कि हमें एक बार पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड करना है क्या, x और y और 2, और फिर उसके बाद हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करना है। हमने कर दिया, उसके बाद जो हमें इक्वेशन मिला वो हम देख लिए। अब हम बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालकर फ्रैक्शन में इस फॉर्म में x/y के फॉर्म में लिख कर अपना आंसर बता देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं ही अब नहीं बनाऊंगा आगे, क्योंकि आपको मैंने बहुत अच्छे से सब्स्टिट्यूशन मेथड बना दिया। अब आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, तो इस क्वेश्चन को आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा और सॉल्व कीजिए, खुद से कोशिश कीजिए, हो जाएगा। वो काफ़ी इजी है, ठीक है। बस आपको सॉल्व करना है, मैं तो इतना भी जैसे बता दिया, तो सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इस लेक्चर को ही एंड करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 में 3-4 क्वेश्चन बचे हैं जो मैंने नहीं कराया, वो आपके लिए हैं। वो क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है और 2-3 क्वेश्चन सिंपल इक्वेशन दिया हुआ है। तो वर्ड प्रॉब्लम भी जो इजी है आराम से बन जाएगा, आप कोशिश कीजिएगा अच्छे से बनाने का। एनसीईआरटी कंप्लीट चाहिए, इसलिए आपको सारा क्वेश्चन करने होंगे, तब कीजिएगा। और जो क्वेश्चन मैंने कराया है वो भी आप खुद से कीजिएगा, इससे आपको हेल्प होगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तब कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं अब इस लेक्चर को यहीं पे एंड करना चाहता हूँ। आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप सब सारे क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे एलिमिनेशन मेथड को लेकर, और उसमें अच्छे से एलिमिनेशन मेथड को हम डिटेल में समझेंगे, देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इस लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नए लेक्चर में, ठीक है। चलिए तब बाय, ध्यान रखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।